जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के मॉडल सेट पेपर। इससे पहले हमने 7 पेपर कर लिए, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट पेपर नंबर 8। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, करेंसी नोट्स इन इंडिया आर प्रिंटेड बाय द। भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा मुद्रित किए जाते हैं? तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी निगरानी में जो नोट की प्रिंटिंग है वो होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, आरबीआई इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा डैश इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपके एकदम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पड़ता है। ठीक है, जिसका जिसका बॉर्डर अगर मैं बोलूँ तो चाइना से लगता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, ईटानगर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा आवर नेशनल एनिमल इज। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु है हमारा टाइगर, बाघ। जो टाइगर है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो क्या आंसर है इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा डैश इज बेस्ट नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू स्टेबलाइज द एब्लिशमेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। डैश को सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। पहली बात तो सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा क्या थी? पहले जमाने में क्या चलता था कि अगर जैसे एक औरत है, उसके जब हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उस औरत को भी उसके हस्बैंड के साथ ही जलना होता था। जब उसके हस्बैंड की चिता जल रही होती है उसी में उसको जलना होता था, मतलब उसी टाइम पे मरना है उसको, चाहे जिंदा ही जलना होता था। तो ये थी सती प्रथा। तो इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ये गलत ही चीज थी, तो इसके लिए किनका नाम आता था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके लिए बहुत वर्क किया था। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं, कई सारे रिलीजन पढ़ रखे हैं। सती प्रथा इन्होंने इतने सारे एफर्ट के बाद 1829 में सती प्रथा एबॉलिश हो गया था। और सिर्फ सती प्रथा ही नहीं, इन्होंने फीमेल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, यहाँ तक कि विडो रीमैरिज के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि हमारा विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पहली बात तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई? ऐसे मानो, एग्जांपल देता हूँ, जनरेटर समझो। जनरेटर, जनरेटर में क्या करते हो? अब मैकेनिकल एनर्जी के नाम पे देते हो डीजल, बदले में क्या मिलती है? लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो एक एग्जांपल है। यहाँ पे जनरेटर नहीं है, यहाँ पे है डायनामो। तो डायनामो एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी देते हो, बदले में वो देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या आंसर हुआ इसका? ए, इसका आंसर हो गया। अच्छा एक चीज बताऊं, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूँ और मुझे बदले में मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है मोटर। मोटर क्या करता है? जो आपका ये मोटर है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। देखो आपके घर में पानी की मोटर लगी होगी, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, बदले में आता है आपको पानी चढ़ा के देता है टंकी में। तो ये क्या? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है। तो याद रखना है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल के लिए डायनामो या इलेक्ट्रिक जनरेटर, और अगर बात आती है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल तो वो मोटर है। तो इसका आंसर क्या आपका? ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा छठा क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? पहली बात तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सरकार आपसे डायरेक्ट नहीं लेती, पब्लिक से डायरेक्ट नहीं लेती है, इनडायरेक्टली लेती है। ठीक है, पहुंचता तो वो गवर्नमेंट के पास है, बट उसको डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्ट लिया जाता है। जैसे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे आपके आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। सेल्स टैक्स जैसे कि किसी चीज की खरीदी पर उत्तर देते हैं हम लोग, तो क्या आंसर हुआ इसका? सी, सेल्स टैक्स का आंसर हो गया, बिक्री कर। बढ़ते हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि हमारा हु वाज द ऑथर ऑफ नॉवेल गोदान। उपन्यास गोदान के लेखक कौन थे? बिल्कुल इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत फेमस लेखक है। इनकी बहुत सारी आपने नॉवल, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। तो गोदान इनकी बहुत ही फेमस नॉवल थी। तो इस जो पब्लिश हुई थी 1936 में। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा आठवां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच नेशनल हाईवे पासेस थ्रू आगरा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा से होकर गुजरता है? वो है आपका NH2। जो आपका NH2 है, ये आपका आगरा से होते हुए निकलता है, लेकिन आज के टाइम पे NH2 जो है वो कन्वर्ट होके बन गया है NH90। ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होता हुआ पास करता है। क्या आंसर हुआ इसका? ए, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा नौवां क्वेश्चन, जो कि हमारा कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? ये आपके आंध्र प्रदेश का। जो कुचिपुड़ी है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं, तो ये बहुत ही एक्सप्रेसिव डांस है, जिसमें डांस भी है, म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है। इसको करने के लिए बहुत ही आले दर्जे का आपको फुटवर्क आना चाहिए, मतलब पैरों का जो
चलन होता है वो बहुत अच्छा आना चाहिए कुचिपुड़ी डांस में। तो क्या आंसर है इसका डी, आंध्र प्रदेश का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच मूवमेंट वाज रन बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कौन सा आंदोलन चलाया था? वो चलाया था इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट चलाई थी इन्होंने। कब चलाई थी? ये चलाई थी इन्होंने 1916 में स्टेबलाइज करी थी। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका सी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन इज मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी 30 को। जनवरी 30 को ही क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, जो आपके नाथुराम गोडसे उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या करी थी, तो इसी दिन को हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। क्या आंसर है इसका सी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? ये जुड़ी है आपके आर्चरी से, तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। ये बेसिकली आपके झारखंड से बिलोंग करती हैं। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में, कहाँ हुआ था 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? ये हुआ था आपके दिल्ली में सॉरी। और इसमें इन्होंने आर्चरी में सेकंड गोल्ड जीता था। ठीक है, और फिर से बाद इनको अवार्ड भी मिले, जैसे कि अर्जुना अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला। तो क्या आंसर है इसका बी, आर्चरी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि हमारा द हिल स्टेशन कसोली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हिल स्टेशन कसोली किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश का एक सोलान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट और ये कैंट जोन में भी आता है, आर्मी का जो कंटेनमेंट जोन होता है उसमें भी आता है ये। तो क्या आंसर है इसका ए, हिमाचल प्रदेश का आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 14वां क्वेश्चन जो कि हमारा बैटल ऑफ मद्रास वाज फाउट इन विच ईयर। मद्रास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो मद्रास का युद्ध है ये लड़ा गया था आपका 1746 में। कब से कब तक? 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 1746 में मद्रास का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका फ्रेंच के और ब्रिटिश जो राइवल थे उनके बीच में हुआ था। इसमें जो फ्रेंच थे वो जीत गए थे। तो क्या आंसर है इसका सी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हमारा 15वां क्वेश्चन जो कि हमारा जनरल से आखिरी क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर आपको याद हो तो हमने कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन करा था, जिसमें क्या था, जिसमें क्वेश्चन पूछा था विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। वहाँ एरिया पूछा था, यहाँ पे क्या पूछ लिया? पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन मैंने उस दिन भी इसका आंसर बताया था, तो मैं आज दोबारा बताता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सिक्किम। जो सिक्किम है, सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है। चलिए, ये तो मैंने आपको सबसे छोटा बता दिया, स्मॉलेस्ट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो एज अ होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि स्मॉलेस्ट तो आपने बता दिया, अब मुझे बताओ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन कौन सा है। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। प्लीज कमेंट करिए, इससे क्या होगा, अगर आप गलती करते हो तो हम उसको ठीक करके आपको बता देंगे। और इसका आंसर वैसे मैंने उस वीडियो में बताया भी था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए आपका एक बर्गर टेस्ट भी हो सकता है। तो क्या आंसर है इसका ए, सिक्किम इसका आंसर हो गया। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूँ कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके, तो आइए बढ़ते हैं और सेक्शन बी जो कि आपका जनरल साइंस। तो हमारा सामान्य विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है, यानी 16 क्वेश्चन, वो कहता है प्लेग डिजीज स्प्रेड बाय। प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है चूहों के द्वारा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे प्लेग डिजीज फैल गया था बहुत ज्यादा। तो क्या आंसर है इसका डी, चूहा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 17 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाई डज अ कैनन रोल बैक आफ्टर फायरिंग एम्यूनिशन।
गोला बारूद दागने के बाद तोप पीछे क्यों हटती है? देखो आपने भाई देखो तोप देखी होगी, चलाई तो नहीं होगी लेकिन टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में देखा होगा। तो जैसे ही वो गोला दागते हो थोड़ा सा पीछे की तरफ आती है, ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जो क्या कहता है, गति का तीसरा नियम कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक जो भी एक्शन होता है उसका उतना ही अपोजिट में रिएक्शन भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक दीवार है, मैं इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो दीवार भी मुझे बदले में -5 न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी, तभी दीवार हिलती नहीं है, ऐसा कह सकता हूँ। तो होता क्या है इस वाले केस में कि जो कैनन है वो फोर्स देती है बुलेट को ताकि वो बाहर जा सके, और जैसे ही वो फोर्स देती है, जितने उससे वो फोर्स देती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक तोप है, ऐसे मानो यहाँ पे एक तोप है जो ऐसे यहाँ पे स्टैंड है, जैसे ही क्या होता है कि ये बारूद छोड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है जितने में ये बारूद छोड़ेगी उतने में ना यहाँ पे एक अपोजिट रिएक्शन भी लगेगा, ठीक है, जिसके कारण जो बुलेट है और जो आपकी टैंक है ये पीछे की तरफ आती है, ठीक है। तो आंसर है इसका सी, इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन, जो कि हमारा ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम के एस का नाम बताना है तो वो है आपका बॉक्साइट, तो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का और है, क्या आंसर है इसका बी, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन, जो कि हमारा सेल डिवीजन अकर इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में होता है? वो होता है आपके मिटोसिस में, समसूत्री विभाजन। मिटोसिस क्या होते हैं? मिटोसिस में क्या होता है, जो सेल होता है ना वो टूटता है, उसके 2 क्रोमोसोम टूटते हैं लेकिन वो आइडेंटिकल्स होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक ऐसे मान लो यहाँ पे एक सेल है, तो ये टूटेगा, इसके 2 क्रोमोसोम्स होंगे, वो 2 क्रोमोसोम्स टूटेंगे, ऐसे मान लो 2 क्रोमोसोम्स है इसके अंदर, वो दोनों टूटेंगे और ये एकदम आइडेंटिकल बनता है, मतलब 2 डॉटर सेल बनेंगे इसके अंदर आइडेंटिकल, एक जैसे, तो ये होता है मिटोसिस। क्या आंसर है इसका सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन, जो कि हमारा अ पैरेट इज सिटिंग इन एन एयर टाइट केज हैंगिंग बाय अ स्प्रिंग बैलेंस एज द पैरेट अटेम्प्ट टू फ्लाई द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। एक तोता एक स्प्रिंग बैलेंस द्वारा लटके हुए एक वायुरोधी पिंजरे में बैठा हुआ है, जैसे तोता स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को उड़ाने की कोशिश करता है तो क्या होगा? तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे समझो एक यहाँ पे एक कैग है, मतलब कैग समझते हो ना कि पिंजरा सा है, ठीक है, तो इसके अंदर ये एकदम पैक है, इसके अंदर एक तोता ही बैठा होगा और ये एकदम पैक है, इसमें हवा नहीं आ सकती। तो अगर मैं इसका मास चेक करूंगा तो कितना मास होगा इसका? इसका मास होगा जितना वजन इस पिंजरे का है और जितना उस तोते का वजन है, ठीक है। अब क्या हुआ, तोता उड़ने की कोशिश करता है, देखो इसमें हवा तो है नहीं, जब तोता उड़ने की कोशिश करेगा तो जिस स्पीड से वो उड़ेगा उतनी ही हवा नीचे की तरफ धक्का आएगी, मतलब ग्रेविटी उसको खींचेगी, तो उतनी ही जितना उसका वेट होगा उतनी ही हवा नीचे की तरफ प्रेशर करके आएगी। इससे क्या होगा कि जो वजन है वो बराबर ही रहेगा। तो क्या बताया मैंने कि जो वेट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि तोता उसी के अंदर और हवा उसके अंदर आ जा नहीं रही है, उतनी ही हवा है, तो इससे क्या होता है कि वो चेंज नहीं हो पाएगा, जो रीडिंग है रीडिंग सेम ही रहेगी, विल नॉट चेंज। क्या आंसर है सी, इसका आंसर हो गया। बट हमारा 21वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, हवा में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत होता है? वो होता है 78% आपका नाइट्रोजन होता है, तो क्या आंसर है इसका बी। बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? वो होता है आपका स्कर्वी। जो स्कर्वी और विटामिन सी की कमी से होता है, इसमें क्या होता है मसूड़ों से खून से निकलने लग जाते हैं, तो विटामिन सी की कमी दूर करनी है तो आंवला टमाटर ये सब चीजें खानी चाहिए, तो क्या आंसर है इसका डी, इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हमारा 23वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस मेथड इज, एमकेएस विधि में बल का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन। एक और होता है वो होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक और फोर्स की 2 यूनिट होती है, न्यूटन बोल लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल लो, क्या आंसर इसका ए, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन, जो कि हमारा एट व्हाट टेम्परेचर इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व किस तापमान में सबसे अधिक होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। होता क्या है, जैसे ही पानी जो है वो ठंडा होना स्टार्ट करता है तो जो गर्माहट होती है पानी के अंदर टेम्परेचर में वो कम होने लग जाती है, जिससे क्या होता है डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी हाई डेंसिटी होती है। क्या आंसर है सी, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच डिवाइस इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो होता है टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप होता है वो दूर की चीजों को देखने में काम आता है, कि जैसे अगर मुझे आसमान में कुछ देखना है, तारे देखने या कोई प्लेनेट देखना है तो मैं टेलीस्कोप से देख सकता हूँ। टेलीस्कोप के अंदर बेसिकली 2 तरह के लेंस लगे होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस का लेंस, तो क्या आंसर इसका ए, टेलीस्कोप इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 26वां क्वेश्चन, जो कि हमारा एन अर्थक्वेक मेजरिंग डिवाइस, भूकंप मापने वाला उपकरण कौन सा है? वो आपका सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ होता है वो आपका भूकंप नापता है, तो क्या आंसर है इसका बी, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो सिल्वर। जो सिल्वर होता है वो बहुत जल्दी हीट को ट्रांसफर करता है, मतलब बहुत सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, क्या आंसर इसका बी, सिल्वर इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन, जो कि हमारा
कैलोरी इज द यूनिट ऑफ, कैलोरी किसकी इकाई है, कैलोरी इकाई होती है आपकी हीट की। होता क्या है, सबसे पहले कैलोरी को डिफाइन किया गया था एनर्जी को मापने के लिए हीट की फॉर्म में। आज के टाइम में हम कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो कैलोरी की फॉर्म में, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे हर रोज कम से कम 200 कैलोरी मेरे बॉडी में आनी चाहिए या 100 कैलोरी आनी चाहिए, तो इसको कैलोरी क्या है, एनर्जी है, न्यूट्रिशन की फॉर्म की एनर्जी है, ठीक है। तो वैसे ही हीट क्या होता है, क्या आंसर इसका ए, इसका आंसर होगा। बढ़ते हमारा 29वां क्वेश्चन जो कि है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इज, लिवर का मुख्य कार्य क्या होता है, लिवर का जो मुख्य कार्य होता है ब्लड की क्लीनिंग, जो मतलब उसको प्योरीफाई करना, तो ये होता है मुख्य कार्य। क्या आंसर है इसका सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा जनरल साइंस आगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो वो है 130 डिग्री सेल्सियस। वैसे ये डिपेंड करता है अल्कोहल पे कि बियर का अलग होता है, C2H5OH का अलग होता है, सबका अलग अलग है। तो मैंने एक नॉर्मल बताया कि क्या होता है -130 डिग्री सेल्सियस का आंसर हो गया, तो बी इसका आंसर है। तो सेक्शन सी तरह पढ़ते हैं जो कि हमारा मैथमेटिक्स है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 16, 4 और 16 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, 4 + 16 बट्टे पे 2, 20 बट्टे पे 2 मतलब हो गया 10। क्या आंसर आया इसका बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन, एज ऑफ हिमांशी एंड प्रियंका इज इन द रेशियो ऑफ 3:5 इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ इज 80 years देन आफ्टर 10 years द एज ऑफ हिमांशी विल बी एंड प्रियंका विल बी। क्वेश्चन कहता है हिमांशी और प्रियंका की आयु का अनुपात 3:5 है, तो हिमांशी की हो गई 3x और प्रियंका की होगी 5x। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है तो देख लेते हैं, 3x + 5x = 80, 8x = 80, x की वैल्यू हो गई 10, तो 3x मतलब ये हो गई आपकी हिमांशी की 30 और 5x प्रियंका की होगी 50। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन है कि 10 साल बाद, भाई 10 साल बाद हिमांशी की हो जाएगी 30 + 10 मतलब हो जाएगी 40, और प्रियंका की है 50 + 10 मतलब हो जाएगी 60। तो क्या आंसर हुआ इसका बी, 40 और 60 इसका आंसर हो गया। अब बढ़ता है हमारा 33वां क्वेश्चन जो कि हमारा सम ऑफ, आपको अगर हल्का भी याद हो, आप तो 22nd टर्म बोला है, टर्म बताना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ना एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको याद हो तो कैसे करते थे, हमें बताना है कि ये एक फॉर्म है, हमें बताना है इसका 22वां नंबर क्या होगा। तो इसके लिए ना आपको ये एस एन सम दे रखा है, तो सम का फॉर्मूला होता है, पहली बात तो ए क्या होता है, जो पहला नंबर होता है उसको ए बोलते हैं, पहला नंबर। डी क्या होता है, डिफरेंस A2 - A1, मतलब जो पहले दूसरा नंबर उसमें से A1 को माइनस करोगे तो 8 - 5 हो जाएगा 3, और n का मतलब होता है हमें कौन सा नंबर निकालना है, 22वां नंबर निकालना है। 3 चीज मिल गई ना। अब मैं लगाऊंगा एस एन का फॉर्मूला, एस एन क्यों सम निकालना है, n/2 2a प्लस में n - 1 इंटू में d, तीनों चीज मुझे पता है। n की वैल्यू है 22/2, 2a मतलब हो गया 2 इंटू में 5 प्लस में 22 माइनस में 1 इंटू पे 3, ऐसे ही होता है ना फॉर्मूला। कटिंग करोगे ये हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 21 दिया होता है कितना, 21 दिया होता है आपका 63, 11 × 73, अगर 73 को 11 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 73, 73, 3, 0, 803। तो क्या आंसर हुआ इसका बी, बी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ता है हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि है हमारा फैक्टराइज करना है। आपको क्या नंबर दे रखा है, 5x² - 32x प्लस का 12। तो एक काम करिए, मुझे ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पर आए 12 5 या 60 और प्लस माइनस करने पर आए 32। तो ऐसे दो नंबर मेरे पास ऐसे हैं, 5x² माइनस में 30x माइनस में 2x। अगर देखो 30 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 60, और 30 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 32। तो कॉमन निकालोगे, इसमें से निकलेगा 5x कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस में 6, माइनस का 2 कॉमन तो बचेगा x माइनस 6। तो एक तो बन गया 5x माइनस में 2 और एक बन गया x माइनस में 6। तो इससे कौन सा मैच कर गया, इससे मैच कर गया बी वाला, तो बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन जो कि हमारा द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है 18 सेंटीमीटर का है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 18 सेंटीमीटर, तो मुझे पता है कि तीनों साइड तो एक जैसी होती है, x प्लस x बराबर 18, x की वैल्यू होगी 6, साइड तो मिल गई। एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है तो √3/4 इंटू में a²। क्या कहता है, √3 4 a² माने 6 × 36, 4 × 4 4 × 36, कितना आंसर आया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर है इसका ए, इसका आंसर हो गया। बढ़ता है 36वां क्वेश्चन जो कि हमारा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 148 मीटर। यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 होने से 6 मीटर कम है, मानना चौड़ाई x, लंबाई हो जाएगी 3x - 6, परिमाप 148 है, लंबाई चौड़ाई निकालना है।
तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने हर बार बोला है फॉर्मूला हमेशा याद रखना है क्योंकि वही काम आता है। 148 इज इक्वल टू में 2 इंटू में एल के बदले में 3x माइनस 6 प्लस में x। 2 यहाँ डिवाइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस में 6। 74 बराबर 4x माइनस में 6। ऐड करो 74 प्लस 6 बराबर में 4x। 4x बराबर 80, x की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइड बाई 4 मतलब में 20। तो x तो आ गया 20। अब क्या बोला है, हमें निकालना है लेंथ और ब्रेथ, तो ब्रेथ तो वही 20। तो जी या तो अब ऑप्शन ये बचा या तो अब ऑप्शन ये बचा, अब कंफर्म कर लेते हैं। L निकालना है 3x माइनस में 6, तो 20 दिया 60 माइनस 6 54, तो क्या आंसर हुआ 54 इंटू में 20, तो क्या आंसर है इसका डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 37 जो कि हमारा A spherical balloon grows twice its radius when it is inflated. By how much will its volume increase? एक गोलाकार गुब्बारा फुलाए जाने पर अपनी त्रिज्या से दोगुना बढ़ जाता है, इसकी मात्रा में कितनी वृद्धि होगी? क्या बोला, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये क्या बोला कि अगर मैंने जो रेडियस है उसको डबल कर दिया, मतलब जो पहले रेडियस r था वो हो गया 2r क्यूब, और नीचे क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे ये तो कट गया, क्या बचेगा, ये बनेगा 8r क्यूब बट्टे पे r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कट गया, इतना आया 8 टाइम्स। क्या आंसर है इसका सी, 8 टाइम्स का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ट्रिपल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स इट्स पैरामीटर विल इंक्रीज टू द प्रीवियस पैरामीटर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप पिछले पैरामीटर से कितना गुना बढ़ जाएगा? परिमाप होता है 2 पाई आर और यहाँ पे भी होता है 2 पाई आर, बट मैंने क्या बोला कि इसको मैंने 3 गुना बढ़ा दिया रेडियस को, तो ये हो जाएगा मेरा 3r। तो इससे कट गया, कितना टाइम बन जाएगा 3 टाइम्स। क्या आंसर है इसका बी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहता है, सॉल्व करना है, कर लेते हैं। क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 42 बराबर में 0, प्लस माइनस करने पर 13 है, मल्टीप्लाई करने पर 42 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 6x प्लस में 42 इज इक्वल टू में 0, x कॉमन, x माइनस 7 एक नंबर बना, माइनस का 6 कॉमन, x माइनस 7 दूसरा नंबर बना, तो एक दोनों के बदले में एक आ गया, एक बन गया, और x माइनस 6 बराबर हो गया 0। मैथ्स तो करना सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक ऐसे लेके सॉल्व कर लो और एक को ऐसे लेकर सॉल्व कर लो। इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर आएगा 7, मैच करता है आपका डी वाला, तो डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है फाइंड द सम निकालना है किसका, 2x प्लस में 3y माइनस प्लस में 2, ऐड करो x प्लस में 2y माइनस में 2, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, क्या बना 2x और x 3x प्लस में 5y। क्या आंसर है इसका सी इसका आंसर हो गया, सिंपल ऐड करना था। बढ़ते 41वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, how many stones of 10 decimeters and 9 decimeter will be used to cover a 60 meter long and 6 meter wide रहता। मैं काम करता हूँ मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, मीटर के बाद आता है डेसीमीटर, उसके बाद आता है सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो डेसीमीटर बन जाएगा। 60 मीटर लॉन्ग था तो 60 इंटू 10 मतलब हो गया 600 मल्टीप्लाई, 6 मीटर वाइड था तो ये हो जाएगा 60 डेसीमीटर। नीचे क्या आएगा 10 इंटू 9, कटिंग करते हैं भाई, 0 से 0 काट दो, पहले तो कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से काटो भाई, 3 2 जा 6, 200 बार में, तो 2 2 जा 400। कितने लगेंगे भाई स्टोन्स, 400 स्टोन्स, जी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 42वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 97, दो नंबर का सम है 97, उनका डिफरेंस है 37। चलो एक्स और वाई निकालते हैं, कट गया, 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 134, x की वैल्यू हो गई 67। अब इस x को इसमें पुट कर लो, मान लो मैंने इस x को पुट कर लिया इसके अंदर, उसमें y बराबर 97 में मैंने x पुट कर दिया, तो y हो जाएगा 97 माइनस में 67, y हो जाएगा आपका 30। क्वेश्चन ये नहीं पूछा x और y की वैल्यू, क्वेश्चन पूछते हैं इनका प्रोडक्ट बताओ, x मल्टीप्लाई y बनाओ, तो x है 67 मल्टीप्लाई में 30, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 7 21 का 20 1 0 2010, सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 43वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है कंप्लीट द सीरीज 8 27 64 125 216 343 निकालना है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मतलब होता है 8 गुना 8 गुना 8, 8 अटे 64, 64 अटे 512। क्या आंसर होगा सी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं 44वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 9
एंड ए बी इक्वल टू 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन समझो। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही नहीं है। एक काम करते हैं, मुझे एक चीज दे रखी है, ए प्लस बी बराबर 9 दे रखा है। मैं एक काम करता हूँ, इन्हीं का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। निकाल सकता हूँ ना? स्क्वायर बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू में 81। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है मुझे, तो 2 इंटू में 20 बराबर में 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 माइनस में 40, मतलब हो जाएगा 41। क्या आंसर हुआ इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा 45 क्वेश्चन, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट हैव डिजिट इन द एंड। संख्या के वर्ग में अंत में कौन सा अंक नहीं हो सकता? देखो, अगर कभी बात होती है स्क्वायरिंग की, तो लास्ट में अगर कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकते। आप कभी किसी का भी स्क्वायर निकाल लो, आपको लास्ट में ये नंबर नहीं मिलेंगे। तो कौन सा इसका आंसर? डी। डी इसका आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं सेक्शन डी, जो कि हमारा आखिरी सेक्शन है। क्या कहता है हमारा 46वां क्वेश्चन? एक फॉलोइंग सीरीज है, आपको बताना है कि अगला नंबर जो मिसिंग हो क्या होगा। 128, 64, 32, 16, 8। आधा आधा हो रहा है। क्या आंसर होगा इसका? बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 47वां क्वेश्चन, जो कि हमारा फ्रेशनेस फॉर कंफर्ट देन बाथ फॉर। आराम के लिए ताजगी, फिर स्नान के लिए स्वच्छता, हमारी क्लीनलाइनेस। भाई देखो, अगर आराम करने तो में ताजगी हो रही है, तो नहा लेंगे तो साफ सफाई अच्छी से हो जाएगी। तो क्या आंसर है इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 48वां क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या कहते हैं? इफ द इंडिकेटिंग लैंग्वेज फॉर रिक्रेशन इज एरेक्शन फॉर इकोनॉमिक्स इज। क्या कहता है? क्वेश्चन समझते हैं। अगर इसने RECESSION को लिखा है ERECSISON, तो इकोनॉमिक्स को क्या लिखेगा? कुछ यही है ना? पहली बात तो ई यहाँ, आर यहाँ, ऐसे हम भी लिखते हैं, सी यहाँ, ई यहाँ, तो सी और ई, मतलब ये तो कट गया भाई। चलो आगे देखते हैं। अब फिर इसने क्या करा? सी यहाँ, ई यहाँ, तो ऐसे हम भी करते हैं। ओ यहाँ, एन यहाँ, NOCENO, मतलब अब ये भी कट गया। बचे क्या? ये दोनों को एक। ऐसे एलिमिनेट करते हैं, काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसने क्या किया? इस S को सेम टू सेम रखा, हम भी इस O को सेम टू सेम रखेंगे। ठीक है। अब इसने क्या करा कि I को यहाँ लाया, S को यहाँ लाया, तो हम भी ये करेंगे, I को यहाँ लाएंगे, M को यहाँ लेके जाएंगे, IM। ठीक है। अब इसने क्या किया? O को ऐसे ही रहने दिया और N को ऐसे ही रहने दिया, तो हम ये काम करेंगे, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो मैं भी C को ऐसे छोड़ दूंगा, S को ऐसे छोड़ दूंगा। क्या आंसर हुआ इसका? सी। सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 49वां क्वेश्चन, तो क्या कहता है हमारा? 4 words are given after giving one word in the question. Out of the 4 words, one word cannot be written, can be written by letter of the given words. Recognize the word. इस क्वेश्चन में क्या है? एक वर्ड है आपका एरिस्टोक्रेटिक। ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो बन सकता है। देखते क्या बन पाएगा? क्रिएशन बन पाएगा? CRE है ही नहीं, मतलब नहीं बन सकता। स्टडी बन सकता है? STATIC, भाई स्टैटिक तो बन जाएगा। और कोई चेक कर लेते हैं। सिगरेट, SE है ही नहीं, नहीं बनेगा। अरेस्ट, इसमें भी ई नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो क्या आंसर हुआ इसका? बी। बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हमारा 50वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अशोक वेंट 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न्ड वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। Then he turned the north and walked 5 kilometer. Finally, he turned towards the east and walked 3 kilometer. In which direction was also in the beginning? अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला जाता है, यहाँ से स्टार्ट किया 8, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, 3, उत्तर की ओर चलता है और 5 किलोमीटर, 5, अंत में पूर्व की ओर 3 किलोमीटर मुड़ता है। अशोक प्रारंभ से कौन सी दिशा में? प्रारंभ यहाँ था, यहाँ पे भी है, कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। क्या आंसर है? डी। साउथ का आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 खत्म होता है। कोई भी इश्यू आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपसे पूछा हुआ है, उसका भी आंसर कमेंट में जोड़ देना है आप लोगों ने। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है। जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको
यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है।